हेलो चैम्प्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। अभी रिसेंटली मैंने करंट रेशो से रिलेटेड क्वेश्चंस अपलोड किए थे जिसमें हमने डिस्कस किया था दैट द रेशो विल इंक्रीज डिक्रीज और देयर विल बी नो चेंज ड्यू टू सर्टेन ट्रांजैक्शंस एंड यू ऑल सीम टू हैव रियली लाइक्ड द वीडियो। तो अब मैं लेकर आई हूँ आपके लिए डेट इक्विटी रेशो से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें हमें बताना है दैट द रेशो विल इंक्रीज डिक्रीज और देयर विल बी नो चेंज ड्यू टू सम ट्रांजैक्शंस। ओके, सबसे पहले तो डेट इक्विटी रेशो, यू नो दिस इज वन ऑफ द सॉल्वेंसी रेशोज। डेट अपॉन इक्विटी सिंपल सा फॉर्मूला है। ओके, यहाँ पे डेट, वैसे डेट दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, बट यहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं लॉन्ग टर्म डेट की, राइट। और इक्विटी के दो नाम और होते हैं, शेयर होल्डर्स फंड्स और प्रोप्राइटर्स फंड्स, राइट। मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ कि इसमें क्या क्या आता है। तो जैसे ब्रॉडली बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है, लेट मी चेंज द पेन, उसमें यहाँ पे आता है शेयर कैपिटल, दोनों इक्विटी शेयर कैपिटल भी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म डेट जिसमें आ गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और शॉर्ट टर्म डेट जिसे हम करंट लाइबिलिटीज भी कहते हैं। और ब्रॉडली यहाँ पे वैसे अभी रिक्वायर्ड नहीं है बट लेट मी टेल यू, यहाँ आता है फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स और करंट एसेट्स। ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सारे क्वेश्चंस हम इस फॉर्मेट से सोच के कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं न्यूमेरिकल बेस्ड वीडियोस भी आपके लिए लेकर आऊँगी इस चैप्टर से। इफ़ यू वांट दैट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो मेजरली इन दोनों को मिला के, यानी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस को मिला के हम बोलते हैं कि ये है इक्विटी या फिर शेयर होल्डर्स फंड्स या फिर प्रोप्राइटर्स फंड्स। इसके तीन नाम हो गए, राइट। ओके, एंड ये हो गया हमारा लॉन्ग टर्म डेट जो हमें यहाँ पे दिखाना है। वैसे आपको बता देती हूँ, इन तीनों को मिला के हमें मिलती है कैपिटल एम्प्लॉयड, जो इस रेशो के लिए रेलेवेंट नहीं है बट आई एम टेलिंग यू फॉर योर नॉलेज। सो डेट इक्विटी रेशो बहुत ही सिंपल है। ये बताती है कि जो हमने फंड्स रेज किए हैं उसमें से कितना पैसा हमने डेट से रेज किया है, कितना पैसा इक्विटी से रेज किया है। जैसे ही आप बिजनेस स्टडीज़ में भी पढ़ते हो चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, जिससे मुझे याद आता है कि उससे रिलेटेड भी एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। डू वॉच दैट वीडियो फॉर कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ दैट टॉपिक। ओके, सो इसकी जो आइडियल रेशो होती है वो होती है 2:1, यानी आइडियली हम मानते हैं कि जितना पैसा हमने इक्विटी से रेज किया है उससे डबल पैसा अगर हम डेट से रेज करते हैं तो दैट इज आइडियल सिचुएशन। वैसे तो इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स बट फिर भी आइडियल रेशो अगर आपसे पूछें कि डेट इक्विटी रेशो की क्या होती है तो आप कहेंगे 2:1। ओके चैम्प्स, तो स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। Assuming that debt to equity ratio is 2:1, state giving reasons whether this will increase, decrease or will have no change in the following cases. Like I told you in that video also, current ratio से related जो हमने किया था कि आप इसमें figures assume करके भी सोच सकते हो, बट बेसिकली आपको सोचना है कि न्यूमरेटर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, डिनोमिनेटर पे क्या फ़र्क पड़ेगा एंड हेंस रेशो पे क्या फ़र्क होगा। और इसके लिए आप डबल इफेक्ट सोचेंगे। जो भी ट्रांजैक्शन आपके सामने है आप उसका डुअल एस्पेक्ट सोचेंगे, जैसे 11th क्लास में भी आप अकाउंटिंग इक्वेशन करते थे, और डुअल एस्पेक्ट सोच के हम आगे बढ़ेंगे। जैसे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बाय टेकिंग लोन, टर्म लोन बेसिकली। ओके, सो इसमें फिक्स्ड एसेट्स बढ़ रहे हैं और टर्म लोन होता है लंबे समय के लिए लोन, तो लोन होती है लायबिलिटी, ये है हमारा डेट, राइट। तो हमारी जो रेशो है डेट अपॉन इक्विटी, देखिए फिक्स्ड एसेट्स तो ना डेट का पार्ट है ना इक्विटी का, ये तो एसेट्स है और ये तो हमारी लाइबिलिटीज होती हैं। आपने लोन लिया है जिससे आपका डेट बढ़ रहा है। आई होप दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड। सिंपल है, डेट बढ़ रहा है, सो हम बोलेंगे डेट यहाँ पे बढ़ रहा है और इक्विटी पे कोई फर्क नहीं है। अब ऑब्वियसली अगर न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो रेशो क्या होगी, इंक्रीज। ये तो मैथमेटिकली आप सोच ही सकते हैं, अगर न्यूमरेटर बढ़ेगा तो रेशो विल इंक्रीज, डेट इक्विटी रेशो विल इंक्रीज। आई होप दिस इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके चैम्प, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बुक वैल्यू 40,000 एट अ लॉस ऑफ 5,000, यानी 40,000 की चीज हमने 5,000 के लॉस पे बेची है।
ठीक है, सोच के देखते हैं कितना कैश आया होगा, 35,000 का, ठीक है। फिक्स्ड एसेट जा रहा है, मेरे लिए उसकी वैल्यू थी 40,000 का फिक्स्ड एसेट जा रहा है और लॉस हो रहा है 5,000 का। नाउ अब ये सोचते हैं कि ये बैलेंस शीट में कहाँ पे जाते हैं। कैश हो गया एसेट जिसका मेरी रेलेवेंट रेशियो से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो डेट और इक्विटी की बात करनी है, इसका कोई काम नहीं है। फिक्स्ड एसेट ऑफ कोर्स एसेट, इसका भी मेरी रेशियो पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेट अस थिंक अबाउट लॉस। तो लेट मी टेल यू शैम्स कि ये जो हम रिजर्व्स एंड सरप्लस की यहाँ पे बात करते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सरप्लस मतलब प्रॉफिट्स एंड ऑल्सो लॉसेस, यानी प्रॉफिट्स भी हम इसमें शो करेंगे और लॉसेस भी। ऑफ कोर्स प्रॉफिट से ये वैल्यू इंक्रीज होगी और लॉसेस से वैल्यू डिक्रीज होगी। तो अब आप सोच के बताइए, लॉस से हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस कम हो जाएगा एंड हेंस हमारी इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड्स कम हो जाएंगे, राइट, बिकॉज रिजर्व्स एंड सरप्लस इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी। तो इससे हमारे जो शेयर होल्डर्स फंड्स हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि शेयर होल्डर्स फंड्स में आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। डेट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मेरी रेशियो क्या है, डेट अपॉन इक्विटी, डेट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा और मेरी इक्विटी हो गई कम। नाउ यू कैन इजीली थिंक न्यूमेरिकली कि अगर डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो कम नंबर से डिवाइड होगा, रेशियो विल इंक्रीज। तो बेसिकली आपको बताना है कि डेट पे नो चेंज, इक्विटी रिड्यूस हो रही है, हेंस रेशियो विल इंक्रीज। ओके चैम्प्स, अब इतना तो आपको समझना ही चाहिए कि अगर डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो फाइनल वैल्यू बढ़ जाएगी। ओके ओके चैम्प्स, अगला पार्ट भी थोड़ा सा रिलेटेड ही है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बुक वैल्यू 40,000 फॉर 50,000। तो देखो कैश आया होगा 50,000 का, फिक्स्ड एसेट्स जा रहा है, मेरे लिए उसकी वैल्यू 40,000 थी, 40,000 का फिक्स्ड एसेट जा रहा है और यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, राइट। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10,000 का। अभी मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट्स दे आर अ पार्ट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस विच इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी। तो प्रॉफिट्स की वजह से रिजर्व्स एंड सरप्लस बढ़ रहा है एंड हेंस इक्विटी बढ़ रही है। ये तो एसेट है, इसका मेरी रेशियो पे कोई लेना देना नहीं, फिक्स्ड एसेट का भी मेरी रेशियो से कोई लेना देना नहीं है। द फॉर्मूला इज डेट अपॉन इक्विटी। नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट इक्विटी इज गेटिंग इंक्रीज्ड, डेट पे तो नो चेंज, कोई भी ऐसी आइटम नहीं है जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को इफेक्ट कर रही हो। सो द फाइनल कंक्लूजन इज डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, सो रेशियो विल डिक्रीज, रेशियो विल डिक्रीज। I hope you're understanding this. So champs, let me clarify, आपको properly लिखना है that shareholders funds या equity will increase by the amount of profit, debt will remain unchanged and hence ratio will decrease। यानी आपको पूरा बताना है न्यूमरेटर पे क्या फर्क, डिनोमिनेटर पे क्या है और फाइनली रेशियो। ओके, इशू ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश, बहुत ही सिंपल है, शेयर कैपिटल बढ़ रही है या शेयर्स बढ़ रहे हैं और कैश आ रहा है। कैश तो हो गया एसेट, इसका मेरी रेशियो से रिलेशन नहीं है। शेयर्स ऑफ कोर्स शेयर कैपिटल, इससे मेरी इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड्स बढ़ेंगे। मेरी रेशियो है डेट अपॉन इक्विटी, नो चेंज इन डेट बट इक्विटी इज गेटिंग इंक्रीज्ड, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा, रेशियो विल डिक्रीज। यस चैम्प्स, ओके चैम्प्स, ना यहाँ पे बी वेरी वेरी केयरफुल, इशू ऑफ बोनस शेयर्स। वैसे तो बोनस शेयर्स का चैप्टर आप आगे चल के बीकॉम में भी पढ़ेंगे, सीए में भी पढ़ेंगे। बोनस शेयर्स क्या होते हैं, जब कंपनी के ज़्यादा प्रॉफिट्स हो जाते हैं ना किसी साल में, तो कंपनी सोचती है कि ये खुशी मैं अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करूँ, तो वो अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स इशू कर देती है। यानी शेयर होल्डर से हम कोई पैसे नहीं लेते और शेयर्स उनको इशू कर देते हैं। वैसे जब आप शेयर्स इशू करते हो तो क्या होता है, कैश आता है और शेयर कैपिटल इंक्रीज होती है। बट यहाँ पे शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है, ये बात तो ठीक है क्योंकि शेयर्स इशू कर रहे हो। बट जैसे हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू, वैसे तो शेयर एप्लीकेशन शेयर अलॉटमेंट ऐसे चलता है, बट जैसे शेयर कैपिटल,
अब यहाँ पे पैसा तो आ नहीं रहा, शेयर कैपिटल बढ़ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब एंट्री में अब हम क्या करें? तो बेसिकली जैसा मैंने बोला कि कंपनी के ज़्यादा प्रॉफिट्स हो जाते हैं तो प्रॉफिट्स वो शेयर करती है शेयर होल्डर्स के साथ। तो यहाँ पे बैंक की जगह आपके जो रिजर्व्स और सरप्लस होते हैं वो कम हो जाते हैं, उसको आप यूज़ करके शेयर्स इशू कर देते हो। ठीक है, आप अपने रिजर्व्स को यूज़ करके शेयर्स इशू कर देते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, शेयर्स तो बढ़ रहे हैं और जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो कम हो रहा है। इसकी एंट्रीज आप बीकॉम में सीखेंगे प्रॉपर लॉजिक के साथ। ओके ना, ये दोनों ही इक्विटी का पार्ट है, तो इक्विटी का एक कंपोनेंट बढ़ रहा है और एक कंपोनेंट कम हो रहा है। हेंस जो आपकी इक्विटी है या शेयर होल्डर्स फंड्स है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक कंपोनेंट बढ़ रहा है एक कम हो रहा है बाय द सेम वैल्यू। ठीक है, और डेट पे तो वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी से कोई रिलेशन नहीं है। सो डेट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इक्विटी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हेंस रेशो पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेशो विल रिमेन अनचेंज्ड। बट लेट मी रिपीट, रेशो विल रिमेन अनचेंज्ड। सो लेट मी रिपीट, बोनस शेयर्स क्या होते हैं? किसी साल जब कंपनी के ज़्यादा प्रॉफिट्स हो जाते हैं तो वो ये खुशी शेयर होल्डर्स के साथ बांटना चाहती है, उनको वो फ्री में शेयर्स इशू कर देती है, तो शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है। बट अब पैसे तो आ नहीं रहे, तो कंपनी क्या दिखाएगी कि पैसे तो आ नहीं रहे, तो बेसिकली वो अपने प्रॉफिट्स कम कर देती है और उससे शेयर कैपिटल इशू करके दिखा देती है। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस रिड्यूस हो जाते हैं और शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। बोथ आर अ पार्ट ऑफ इक्विटी। सो इक्विटी का एक कंपोनेंट बढ़ रहा है एक कम हो रहा है बाय द सेम अमाउंट, हेंस इक्विटी पे कोई चेंज नहीं होगा। डेट का वैसे ही इस बात से कोई रिलेशन नहीं है। सो फाइनल कंक्लूजन इज दैट रेशियो विल रिमेन अनचेंज्ड। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ओके चैम्प्स, तो इस पॉइंट से रिलेटेड मैं आपसे थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करना चाहती हूँ, क्योंकि इस पॉइंट से रिलेटेड आपको डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट आंसर मिल सकता है। राइट, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। पहले तो मैं इसका जो सिंपल ट्रीटमेंट है जो नॉर्मली आप सोचेंगे वो डिस्कस कर लेती हूँ। तो आपने डिबेंचर्स को रीपेमेंट कर दी है, डिबेंचर्स हो गए हैं ख़त्म, तो आप कहेंगे कि जैसे कैश कम हो रहा है और डिबेंचर्स कम हो रहे हैं। डिबेंचर्स ऑफ कोर्स होती है एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, तो डेट कम हो रहा है, आप कहेंगे डेट कम हो रहा है, जो मेरी रेशो के लिए रेलेवेंट है, और ये तो एसेट है, ये मेरी रेशो के लिए रेलेवेंट नहीं है। तो आप कहेंगे कि डेट इक्विटी रेशो में से जो डेट वाला कंपोनेंट है वो कम हो रहा है बिकॉज डिबेंचर्स को हम रिडीम कर रहे हैं, इक्विटी पे कोई फर्क नहीं है, हेंस रेशो विल डिक्रीज। ओके, सो ये बिल्कुल नॉर्मल हम सोचते हैं इसी तरह से होना चाहिए, बट आपको कुछ बुक्स में इसका डिफरेंट ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा, जैसे इन टी.एस. गरेवाल। उसमें क्या लिखा है कि जैसे डिबेंचर्स जो है वो एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, राइट, बट जब डिबेंचर्स को रिडीम होने में जब एक ही साल रह जाएगा तो वो बन जाएगी एक करंट लाइबिलिटी। एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज बन जाती हैं करंट लाइबिलिटीज, यानी जो अब बस एक साल के अंदर अंदर आपको डिबेंचर्स रिडीम करने हैं वो करंट लाइबिलिटी बन जाएगी। तो करंट लाइबिलिटी को आपने पे ऑफ कर दिया, क्योंकि डिबेंचर्स करंट लाइबिलिटी बन गए होंगे रिडीम होने से पहले, तो करंट लाइबिलिटी पे ऑफ कर दी तो करंट लाइबिलिटी कम हो गई, कैश कम हो गया। तो करंट लाइबिलिटी डेट का पार्ट तो नहीं होता बिकॉज हम सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट देखते हैं, और ये तो वैसे ही एसेट का पार्ट है, सो डेट पे भी कोई फर्क नहीं है, इक्विटी पे भी कोई फर्क नहीं है, हेंस देयर इज नो चेंज इन द रेशो। नाउ both the treatments are acceptable provided the reasoning that you gave is proper. जैसे I'll show you this in your T.S. गरेवाल here, current maturities of long term debts, जिसमें clearly लिखा हुआ है कि जो long term आपको payments करनी है उनको पे करने में जब सिर्फ एक साल रह जाएगा तो वो बन जाएंगी current liabilities, और फिर जब आप उनको पे करेंगे तो current liability वो जो create हुई थी वो कम हो जाएगी, right? सो बोथ द ट्रीटमेंट्स आर एक्सेप्टेबल। आप चाहें तो एक लिख के फिर ऑल्टरनेटिवली दूसरा ट्रीटमेंट भी लिख सकते हैं, बट योर रीजनिंग शुड बी करेक्ट। आई होप यू गेट दिस।
ओके चैम्प्स, तो इस पार्ट में भी मैं 2 ट्रीटमेंट्स डिस्कस करूंगी। वैसे दोनों से आंसर आएगा सेम, आपकी रीजनिंग होनी चाहिए प्रॉपर, तो आपको फुल मार्क्स अलॉट होंगे। जैसे कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स को रिडीम करना था पर हमने फिर उनको कन्वर्ट कर दिया इक्विटी शेयर्स में। डिबेंचर होल्डर्स को हमने कहा पैसे की जगह तुम हमसे इक्विटी शेयर्स ले लो, ठीक है। तो नॉर्मली आप सोचेंगे डिबेंचर्स हो रहे हैं खत्म और शेयर कैपिटल हो रही है क्रिएट, राइट। यानी डेट हो रहा है कम और शेयर कैपिटल इक्विटी, बेसिकली इक्विटी बढ़ रही है, ओके। अब जैसे डेट अपॉन इक्विटी है, अब यहाँ पे हम कुछ फिगर्स अज्यूम करके आंसर निकाल लेते हैं। जैसे हमारी जो ओरिजिनल रेशो थी वो 2:1 थी, लेट अस अज्यूम 20,000 अपॉन 10,000 और इनकी वैल्यू मान लेते हैं लेट्स से 5,000। तो 5,000 से डेट कम हो रहा है और इक्विटी इंक्रीज हो रही है। तो देखिए आंसर क्या निकला, 15,000 अपॉन 15,000 ये हो गया 1:1, यानी रेशो विल डिक्रीज, क्योंकि पहले 2:1 थी अब 1:1 हो गई है, राइट। दिस इज एन एक्सप्लेनेशन। नाउ जैसे आपको टीएस गरेवाल में इसकी एक्सप्लेनेशन डिफरेंट मिलेगी बट आंसर इज द सेम। क्या है उसमें कि डिबेंचर्स कन्वर्ट हो रहे हैं इक्विटी शेयर्स में, यानी डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं, इन अ वे खत्म हो रहे हैं। तो रिडेम्पशन से 12 महीने पहले वो करंट लायबिलिटी बन गए होंगे, अब वो करंट लायबिलिटी खत्म हो रही है, राइट। और इक्विटी, ऑफ कोर्स इक्विटी शेयर्स बढ़ रहे हैं तो इक्विटी बढ़ रही है। लेट मी रिपीट, डिबेंचर्स कन्वर्ट हो रहे हैं विच इज एक्चुअली अ वे ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो रिडेम्पशन से 12 मंथ्स पहले वही वो करंट लायबिलिटीज बन गए होंगे, अब डिबेंचर्स खत्म हो रहे हैं यानी वो जो करंट लायबिलिटी बनाई थी वो खत्म हो रही है। इसका मेरी रेशो पे कोई इम्पैक्ट नहीं है बिकॉज मैं लॉन्ग टर्म डेट देखती हूँ, करंट लायबिलिटीज नहीं, इक्विटी बढ़ रही है। सो व्हाट इज द आंसर अकॉर्डिंग टू दिस, इक्विटी बढ़ रही है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है और अगर न्यूमरेटर में कोई फर्क नहीं है सो रेशो विल डिक्रीज। यानी दोनों से कंक्लूजन सेम है बट जो रीजनिंग है वो डिफरेंट है। सो यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू गिव प्रॉपर रीजनिंग एंड बोथ द आंसर्स आर एक्सेप्टेबल। ओके चैम्प्स, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड। इससे मुझे याद आता है कि जो मैंने प्रीवियस वीडियो में पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड से बात जो रिलेटेड बात थी वो डिस्कस की थी, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो होता क्या है, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिविडेंड प्रपोज करते हैं, फिर एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स उसे अप्रूव करते हैं कि ठीक है हमें ये डिविडेंड सही रहेगा, फिर कंपनी उस डिविडेंड को डिक्लेयर करती है एंड फाइनली डिक्लेरेशन के विद इन 30 डेज कंपनी को पेमेंट करनी होती है डिविडेंड की, राइट। यहाँ पे पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड नहीं है, यहाँ डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड है। नाउ बी केयरफुल, डिविडेंड किस में से दिया जाता है, प्रॉफिट्स में से, ठीक है। तो जब आप डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे क्योंकि प्रॉफिट्स में से ही आपने डिविडेंड देना है। और जब आपने डिक्लेयर कर दिया है, पब्लिक में अनाउंस कर दिया है कि हम इतना डिविडेंड देने वाले हैं, तो वो बन जाती है आपकी करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी आपकी क्रिएट हो गई। ओके, आपको पता है प्रॉफिट्स जो है वो रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट होते हैं और रिजर्व्स एंड सरप्लस इक्विटी का पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे इक्विटी हो गई कम और करंट लायबिलिटी अगर बढ़ी है, इसका मेरी रेशो से रिलेशन नहीं है बिकॉज डेट अपॉन इक्विटी में डेट में करंट लायबिलिटीज नहीं आती, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आती हैं। सो इसका सिंपल सा कंक्लूजन हुआ कि डेट पे कोई फर्क नहीं है और इक्विटी हो गई है कम, हेंस द रेशो विल इंक्रीज। क्योंकि डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो ऑफकोर्स कम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो रेशो विल इंक्रीज। नाउ लेट मी टेल यू चैम्प्स, ये पेमेंट ऑफ डिविडेंड नहीं है। अगर ये पेमेंट ऑफ डिविडेंड होता तो हम यहाँ पे कैश को कम करते, ये डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड है। आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, प्रॉफिट्स कम किए हैं और एक करंट लायबिलिटी क्रिएट हुई है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल एंड ऑल्सो वॉच दैट प्रीवियस वीडियो, वहां से भी आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ओके चैम्प्स, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पार्ट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन अ क्रेडिट ऑफ 2 मंथ्स। अगर आपने 2 महीने का क्रेडिट लिया है, क्या ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है? नो। तो फिक्स्ड एसेट्स बढ़ रहे हैं और आपकी एक करंट लायबिलिटी क्रिएट हो रही है।
लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। मेरी डेट इक्विटी रेशियो पे इन दोनों का कोई फर्क नहीं है, ना डेट पे चेंज हो रहा है ना इक्विटी पे, हेंस रेशियो विल रिमेन अनचेंज्ड। सिंपल है। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। परचेज्ड मशीनरी एंड पेड टू वेंडर्स बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। आपने मशीनरी खरीदी है, मशीनरी बढ़ रही है, एसेट बढ़ रहा है और इक्विटी शेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं। इक्विटी शेयर्स बढ़ रहे हैं, सो ऑब्वियसली इक्विटी बढ़ रही है, यानी शेयर होल्डर्स फंड्स या प्रोप्राइटर्स फंड्स बढ़ रहे हैं। जो मेरी रेशियो है डेट अपॉन इक्विटी, उसमें डेट पे तो कोई फर्क नहीं है बट इक्विटी बढ़ रही है। तो आप बताइए, अगर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है और न्यूमरेटर पे कोई फर्क नहीं है, देन द रेशियो विल डिक्रीज। यस चैम्प्स? ओके चैम्प्स, लास्ट पार्ट देखते हैं। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। जब भी रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आ रहे हैं, मैं दो ट्रीटमेंट्स डिस्कस कर रही हूँ। एज डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट ट्रीटमेंट मिलेगा। एक सिंपल जैसा आप नॉर्मली समझते हैं और एक जिसमें डिबेंचर्स को 12 मंथ्स पहले रिडेम्पशन से आप करंट लाइबिलिटी बना देते हैं उसके अकॉर्डिंग, राइट? ओके, एक्सप्लेनेशन सही होनी चाहिए, कंक्लूजन दोनों से यहाँ पे भी सेम ही निकलेगा। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स बढ़ रहे हैं फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो आपने डिबेंचर होल्डर्स को कहा है कैश की जगह तुमको हम प्रेफरेंस शेयर्स दे देते हैं, राइट? तो यहाँ पे डिबेंचर्स हो रहे हैं कम। डिबेंचर्स डेट का पार्ट होते हैं, तो डेट कम हो रहा है। प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी का पार्ट होते हैं, इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड्स या प्रोप्राइटर्स फंड्स। इक्विटी में जो शेयर कैपिटल आती है वो दोनों होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल भी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी। यहाँ पे आपकी इक्विटी बढ़ रही है, ठीक है? ओके, देखते हैं। अब डेट अपॉन इक्विटी हमारी रेशो है, जैसे 2:1 है, राइट? तो 2 लाख और 1 लाख मान लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे जैसे 50,000 की मुझे ट्रांजैक्शन दिखानी है। डेट हो रहा है 50,000 से कम और इक्विटी 50,000 से बढ़ रही है। तो ये हो गया 1,50,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000। आंसर क्या आ गया? 1:1। तो पहले से रेशो हो गई डिक्रीज, राइट चैम्प्स? ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट क्या है कि डिबेंचर्स की रिडेम्पशन हो रही है और रिडेम्पशन से 12 मंथ्स पहले वो बन गई होगी करंट लाइबिलिटी। तो वो वाली करंट लाइबिलिटी अब कम हो जाएगी क्योंकि उसको हम रिडीम कर रहे हैं और प्रेफरेंस शेयर्स इशू हो रहे हैं, तो प्रेफरेंस शेयर्स क्रिएट हो रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी का पार्ट होते हैं, तो इक्विटी बढ़ रही है और करंट लाइबिलिटीज अगर कम हो रही हैं तो इसका मेरी रेशो पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, राइट? सो मेरी रेशो है डेट अपॉन इक्विटी, इक्विटी बढ़ रही है और न्यूमरेटर पे कोई फर्क नहीं है। तो अगर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है और न्यूमरेटर पे कोई फर्क नहीं है, सो द रेशो विल डिक्रीज, यानी योर एक्सप्लेनेशन शुड बी करेक्ट। यहाँ पे आप कहेंगे दैट एज पर कंपनीज एक्ट 2013 redemption of debentures would have become a current liability before 12 months of its redemption. So at the time of redemption, that current liability which was created must have reduced. Right chaps? तो ये आपको ध्यान से करना है। TS गरेवाल में आपको ये ट्रीटमेंट दिया हुआ है and I would recommend कि आप यही ट्रीटमेंट करें because according to the Companies Act 2013, करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स को आप करंट लाइबिलिटीज ही मानते हो, यानी कोई भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है तो वो जब रिडीम होनी है, जब रीपे होनी है, उससे 12 मंथ्स पहले वो एक करंट लाइबिलिटी बन जाती है, फिर वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की कैटेगरी से हट जाती है। फिर जब आप उसको पे कर देते हो तो वो जो करंट लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी वो कम हो जाती है, राइट चैम्प्स? तो आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा। और भी जिन रेशियो से रिलेटेड आप इस तरह के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप लर्निंग एंड वील कीप मीटिंग एवरी डे विद न्यू वीडियोस विद अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड इंसाइट. So I'll see you in my next video.